नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 2 दिन के बाद आपसे मिल रहा हूं। 2 दिन नहीं, 3 दिन के बाद मिल रहा हूं। किसी कारणवश आपके बीच में आ नहीं पाया, इसके लिए माफ़ी। लेकिन आप सब लोगों को मुबारकबाद, आप सब लोगों का साधुवाद, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। ममता बनर्जी जीत गई। कहा था यहां पर 200 प्लस, दैट्स इट, वी सेड इट राइट हियर, शी वुड गेट 200 प्लस एंड शी गॉट 200 प्लस। लेकिन याद रखिए, जो सब लोग भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, जो सब लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो स्ट्रेटजी थी, रणनीति जो थी, वो फेल हो गई, कोलैप्स हो गई। अरे भाई लोगों, जिस पार्टी की सिर्फ 3 सीटें थीं और आज 77 सीटें आ गई हैं, वो कहां से फेल हो गया? कैसे फेल हो गया? फ्रॉम 3 to 77। कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने पूरा मैदान छोड़ दिया, 0 पर आ गए, 0 पर 0, 0, 0। वो पूरी ग्राउंड जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर कर ली। और आज जैसा कि पहले अनुमान था, बंगाल में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में जंग दंगल होगी। कहने का मतलब ये हुआ, वही हो रहा है बंगाल में जो दिल्ली में हो चुका है। दिल्ली में कांग्रेस सफाचट हो गई, सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बची। वही बंगाल में हो रहा है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन बना लेगी। हर स्टेट के अंदर स्ट्रेटजी उनकी वही है, यानी रणनीति वही है। ये कहना कि वो सत्ता में नहीं आए, अरे सत्ता में थे कब बंगाल में? हाँ, इतना ज़रूर है, आपने न जाने कितने कैबिनेट मंत्री झोंक दिए, कितनी बार प्रधानमंत्री, कितनी बार गृह मंत्री उन्होंने रैलीज करी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि बस हमारी सरकार आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान क्या वो ये बोलेंगे कि हमारी सरकार नहीं आएगी? क्या वो ये बोलेंगे कि नहीं, ममता बनर्जी की सरकार वापस आएगी, ममता दीदी की सरकार वापस आएगी और उनका साधुवाद, हम उनका स्वागत करते हैं? क्या वो ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसलिए जो लोग अट्ठास कर रहे हैं इस वक्त, जो लोग खुशी मना रहे हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी हार गई, अरे पहले कौन सी जीती हुई थी यार? हाँ, इतना जरूर है कि ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, 1947 के बाद, कि एक महिला मुख्यमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रही है। आज उनका शपथ ग्रहण हो गया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, 3rd consecutive time, and for that you have to, absolutely have to recognize that she is the tigress of Bengal. ये असली बंगाल टाइग्रेस है, असली शेरनी है ये, असली। याद रख लीजिए, कम मत समझिएगा। देखने में छोटी है, हाइट में नाटी है, 200 या 300 रुपए की साड़ी पहनती है, 20 रुपए की चप्पल पहनती है, दांतों तले लोहे के चने चबा दिए ममता बनर्जी ने सबके। और जो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, सालों से कह रहा हूं, 2-3 साल हो गए तब से कह रहा हूं और गालियां खा रहा हूं, कांग्रेस के लिए आज की तारीख में सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। ममता बनर्जी के पास जाएं, उनसे कहें, दीदी आप तो कांग्रेस की हैं, असल में आपका दिल जो धड़कता है वो कांग्रेस में ही धड़कता है ना, आप कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। ये मैं सोचता हूं ये मैं सोचता हूं क्योंकि मैं कांग्रेस के साथ सहानुभूति रखता हूं। शुरू से आज तक मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक पार्टी है जिसको जीवित रहना चाहिए, कांग्रेस एक पार्टी है जिसको ताकतवर रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का जो आदर्श है हिंदुस्तान में, उसका झंडा कांग्रेस ने ऊपर रखा है और कांग्रेस का इस प्रकार नष्ट होना हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। आज अगर कांग्रेस में अकल है, आज अगर कांग्रेस में दूरदर्शिता है, यानी फोरसाइट है, तो उनको जा करके ममता दीदी के सामने नतमस्तक होना चाहिए और ये कहना चाहिए, दीदी आप कांग्रेस की बागडोर संभालिए। तो सोनिया गांधी का क्या होगा?
हर कोई ये पूछेगा सोनिया जी का क्या होगा, प्रियंका जी का क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा। सब लोग रहें। सोनिया जी की तबीयत वैसे भी खराब है, सोनिया जी एज ए गार्डियन रहें, लेकिन नेतृत्व रहे ममता बनर्जी के पास। आज की तारीख में कांग्रेस की जरूरत क्या है? कांग्रेस को जरूरत है फाइटर्स की, लड़ाकुओं की, उन लोगों की जो साहसी हों, वो लोग जो सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर नहीं लड़ते, सड़क पे लड़ते हैं, जो सड़क पे जाकर के अपनी बात रखते हैं, जो लाठियों से नहीं डरते, गोलियों से नहीं घबराते, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सामने हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आज कांग्रेस को वैसे लोगों की जरूरत है। और वैसे लोग कहां हैं? कांग्रेस में हैं, मानता हूं हैं, लेकिन आपके पास वैसा नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व कहां से आएगा? तृणमूल कांग्रेस से आएगा। ममता बनर्जी देंगी आपको यह नेतृत्व। और अगर आप ये अवसर खो देंगे तो आगे चल करके हो सकता है कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाए। हो सकता है, जैसे केरल में हुआ। पहली बार केरल में ऐसा हुआ है कि एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, रिपीट कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है केरल में। हमेशा यह हुआ है या कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन या लेफ्ट फ्रंट के नेतृत्व वाला गठबंधन। पहली बार ऐसा हुआ है कि वामपंथियों के नेतृत्व वाला गठबंधन दोबारा चुन के आया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना होगा, कांग्रेस को यह देखना होगा हम कहां गलती कर रहे हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ नेता हैं, और वो नेता जो अपने कमरे में, एसी वाले कमरे में बैठते हैं और ट्विटर और फेसबुक पर लड़ाई करते हैं। वर्कर कांग्रेस को चाहिए। कांग्रेस को अपने वर्कर्स को मान सम्मान देना होगा, उनको आगे लाना होगा, उनको ये कहना होगा कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करें, आप हमारे पीछे रहें, हम आपके सामने सबसे पहले संघर्ष करेंगे, सड़क के ऊपर हम लोग उतरेंगे, आप हमारे पीछे आइए। लेकिन कहां से आएंगे? सबके पास एसयूवीज हैं, हजारों करोड़ों की संपत्ति है, ना जाने कितनी बिल्डिंग्स है, कहां सड़क पर आएंगे? बाहर की धूप, हवा, धूल, मिट्टी, बारिश, वो कांग्रेस का जो कल्चर था अब वो टीएमसी में आ गया है, तृणमूल कांग्रेस में, और उधर समाजवादी पार्टी में, और यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस में, महाराष्ट्र में। कांग्रेस को फिर दोबारा अपने दिल को टटोलते हुए अपनी आत्मा को ढूंढना पड़ेगा। वो आत्मा जो गरीबों में बसती है, वो आत्मा जिसकी परिभाषा महात्मा गांधी ने दी थी। क्या था वो? क्या बोला था गांधी जी ने? जब तक के सबसे गरीब आदमी, सबसे कमजोर शख्स इस देश का, जब तक वो खुश नहीं है, तब तक आप फेलियर हैं, तब तक आप सफल नहीं हुए, तब तक आपकी सरकार सफल नहीं हुई। सिर्फ उद्योगपति अगर बड़े खुश हों या आपकी मिडिल क्लास बड़ी खुश हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्या हमारी सरकारें, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं क्या हमारी सरकारें आज की तारीख में उस कमजोर शख्स का ख्याल रख रही हैं? वो कमजोर शख्स जिसके पास आवाज नहीं है, जिसकी आवाज किसी चैनल तक नहीं पहुंचती। आखिरकार चैनल्स को कौन कंट्रोल करता है? कॉर्पोरेट मीडिया करता है, और कॉर्पोरेट मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने मालिकों की बात करता है। हमें उम्मीद थी कि जहां तक कि वामपंथियों का प्रश्न है, एटलीस्ट वामपंथी तो सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, वामपंथी तो अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज वामपंथियों के नेतृत्व को भी देख लीजिए, हर एक के पास एसयूवी है, हर एक के पास ऑडी है, किसी के पास रोल्स रॉयस है, किसी के पास मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हैं। तो कहां का रह गया लेफ्ट फ्रंट? कौन सा लेफ्ट फ्रंट? किधर का लेफ्ट फ्रंट? सिर्फ अंग्रेजी में बाइट, BYTE, बाइट देना, यह काम बच गया है वामपंथियों का, और कुछ नहीं। यही हाल शिवसेना का था। शिवसेना जो हमने देखी है,
मुंबई में, पूरे कोंकण में जब शाखा प्रमुख 2400 घंटे उपलब्ध रहते थे किसी की भी मदद करने के लिए, कहीं पर भी शाखा होती थी शिवसेना की और वहां पर कोई पहुंच जाता था, यह कहता था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, 20-25 लोग तो बड़े आराम से इकट्ठे हो जाते थे, उसके साथ जाते थे पुलिस स्टेशन और ये बोलते थे इसको न्याय दिलवाइए। ये होता है असली पॉलिटिक्स, ये होती है असली राजनीति। हमारे ऑपोजिशन वाले जो बहुत बड़े बड़े नेता बन गए हैं, ये कब समझेंगे? कितने चुनाव आप हारेंगे ये समझने के पहले कि जो तीसरी बार ममता बनर्जी जीत करके आई हैं, वो इसलिए जीत करके आई हैं क्योंकि उन्होंने सड़क की लड़ाई जीती है, गांव की लड़ाई जीती है, गांव में जो सबसे गरीब शख्स है उसका दिल जीता है। क्या कभी ऐसा होगा? या फिर जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, सब लोग उसी की तरफ चल पड़ेंगे? कोविड का वक्त है, जहां पूरे देश में हाहाकार मच चुकी है, दिल्ली में शवों की कतार है, लाशों की कतार है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, अस्पताल में हालत खराब है, और आप क्या कर रहे हैं? नया पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, कहते हैं 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कई लोग बोलते हैं 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस वक्त बनवाने की क्या जरूरत है हुजूर? कोविड खत्म होने दीजिए, उसके बाद बनाइए। और हमारे कोर्ट जो हैं उन्होंने भी कह दिया ये एसेंशियल सर्विस है, इसमें काम नहीं रुकेगा, बाकी हर चीज रुक जाए। ये 13,500 करोड़ का जो लोग कहते हैं 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है नए पार्लियामेंट हाउस का, नई बिल्डिंग्स का, ये नहीं रुकने वाला। भले किसी को कोविड हो या ना हो, भले ऑक्सीजन उपलब्ध हो या ना हो, भले अस्पताल में बेड हो या ना हो, भले कोई जिए या मरे, लेकिन ये नहीं रुकेगा, ये कहा गया है। और यहां पर कॉन्ट्रास्ट देखिए, मुंबई के साथ देखिए, कॉन्ट्रास्ट देखिए। हमारे बीएमसी के कमिश्नर साहब इकबाल चहल साहब, वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन सी कोई बहुत अच्छे तरीके से हुई है, कोई फेयरली हुई है? आखिरकार जो भी बीएमसी कमिश्नर बनता है या चीफ सेक्रेटरी बनता है वो मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही बनता है। लेकिन इस बार जो चीफ सेक्रेटरी हैं सीताराम कुंटे जी, और जो बीएमसी कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल जी, और जो हमारे मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं हेमंत नगराले जी, सब लोगों ने मिलकर के ऐसे काम किया है और दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि ये मुंबई है। मुंबई ना किसी से डरती है, ना किसी से घबराती है, ना किसी के सामने रुकती है, ना झुकती है। मुंबई ने कोविड के ऊपर नियंत्रण पा लिया है। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 2000 के करीब केस आ रहे हैं, और जो मृत्यु का प्रश्न है, मृत्यु की जो संख्या है वो भी बहुत कम हो गई है, वो सिर्फ 60 से 70 हो गई है दिन की, जहां पर तकरीबन 400 हुआ करती थी। यह है मुंबई। आज तो उच्चतम न्यायालय ने भी मुंबई को अप्रिशिएट किया है, मुंबई की प्रशंसा की है, बीएमसी की प्रशंसा की है। मैं जैसे बार बार बोलता आ रहा हूं, मैं गर्वान्वित हूं अपने आप को, मैं क्या बताऊं, मैं आपको अपने आप को मैं बहुत ही किस्मत वाला समझता हूं कि मैं मुंबईकर हूं, इस मुंबई शहर का एक हिस्सा हूं, कि मुंबई ने मिलकर के बीएमसी के साथ, पुलिस के साथ, रेलवे के साथ, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बाकी सब लोगों के साथ मिलकर के यह तय किया कि कोविड के साथ हम लड़ेंगे, कोरोना के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हारेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और मुंबई में कोई आपको शिकायत करता हुआ नहीं दिखेगा कि भाई ये हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, वो उसकी ऐसी की तैसी हो गई। काम भी चल रहे हैं लोगों के, याद रखिए। सबसे बड़ी बात क्या है, मुंबई शहर में लोगों का काम नहीं रुका है, काम चल रहे हैं। उसके बावजूद हर एक ने नकाब पहना, हर एक ने शारीरिक दूरी मेंटेन करी, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी। आई हेट दैट वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब? क्या सामाजिक दूरी? मतलब एक तरफ बनिए रहेंगे, एक तरफ मुसलमान रहेंगे, एक तरफ शिया रहेंगे, एक तरफ सुन्नी रहेंगे, एक तरफ ठाकुर रहेंगे, एक तरफ ब्राह्मण रहेंगे। सामाजिक दूरी का क्या मतलब हुआ?
शारीरिक दूरी मेंटेन करी सब लोगों ने। और जो भी जब भी मुंबई पुलिस जिसको भी बुलाती है और पूछती है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों हो बाहर, हर कोई स्पेसिफिक असली वजह बताता है कि मैं इसलिए बाहर हूं, कोई सैर सपाटे के लिए बाहर नहीं आ रहा है। यह है मुंबई। पूरे देश को आज मुंबई से सीखना चाहिए। सीखिए मुंबई से। ये वो मुंबई है और ये वो महाराष्ट्र है। मानता हूं महाराष्ट्र में अभी स्थिति जरा गंभीर है, लेकिन वो भी ठीक होने वाली है। ये वो मुंबई है और वो महाराष्ट्र है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था, जैसा कि मैंने आपको कहा था, स्पोक्स पर्सन थे, प्रवक्ता थे केंद्र में रूलिंग पार्टी के, जो हर बड़े बड़े चैनल पर आकर के बोलते थे महाराष्ट्र इज द सुपर स्प्रेडर ऑफ कोविड। अब क्या हुआ भाई? अब तो तारीफ कर दो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ कर दी है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तारीफ करी है, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करी है। अब तो जबान खोलो और माफी मांगो इकबाल सिंह चहल से, माफी मांगो चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे साहब से, माफी मांगिए पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले जी से। इन लोगों ने जो करके दिखाया है, इनकी पूरी पुलिस फोर्स ने जो करके दिखाया है, बीएमसी ने जो पूरा करके दिखाया है, सब ब्यूरोक्रेट्स ने मिल करके जो करके दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ ही नहीं है, वो ऐसी चीज है जो हर जगह पे रेप्लिकेट होनी चाहिए, हर जगह पे लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। क्या बाकी शहर के लोग उसको फॉलो करेंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि करेंगे, क्योंकि ये मुंबई है। मुंबई का दिल और मुंबई की आत्मा हर जगह पैदा नहीं होती। ये मुंबई है जहां पे जैसे ही सेकंड वेव आई, सबसे पहले कौन आया आगे? सलमान खान, सोनू सूद, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब लोग सामने आए, ऋतिक रोशन, ये लोग सब सामने आए और कहा क्या चाहिए आप बताइए हमको। हर आदमी ने, हर शख्स ने अपनी तरफ से वो किया जो कि वो कर सकता था। ये वो शहर है जहां पर हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को मान्यता देते हैं और एक दूसरे की सेवा भाव में हम लोग विश्वास करते हैं। ये वो मुंबई है। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का फर्क नहीं होता। ये वो मुंबई है। क्यों? क्योंकि मुंबई बॉलीवुड का शहर है। यहां बॉलीवुड है, याद रखें। बहुत कोशिश कर ली लोगों ने मुंबई को बदनाम करने की। अब क्या हुआ? जबान पे ताला लग गया। ये वही मुंबई है जिसने नियंत्रण पा लिया है कोविड पे, लेकिन अब भी मुंबई सतर्क है। अब भी मुंबई लड़ रही है इकबाल सिंह चहल साहब के नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू आज की तारीख में, आज के शो में। इनसाइट विद आरकेबी, यानी आरकेबी का ज्ञान या आरकेबी की मूर्खता में आज सिर्फ इतना ही। आपसे मिलेंगे कल, तब तक देखते रहिए डीआरवी न्यूज़ और कृपा करके डीआरवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको दिखेगा राइट हैंड साइड कॉर्नर, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पर सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसके साथ में एक बेल आइकन बना होगा, घंटी बनी होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करें और डीआरवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें। एक दूसरे का ख्याल रखें, जो कुछ मुंबई में हो रहा है उसको फॉलो करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दिन में एक शख्स की मदद करें, बस एक शख्स की। और अगर नहीं कर सकते तो आपके जो पुलिसकर्मी हैं, आपके जो बीएमसी के जो कर्मी हैं, उनको जाकर के बोल दें थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाल करके हमारी जान बचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।